Good morning, student. Today I will teach you Civics, Chapter 2, Federalism. The power sharing that you have already read in first chapter, the second chapter, that is the Federalism, it is also related to first chapter, power sharing. As you have already read, there are two types of power sharing, horizontal and vertical. So federalism, that is more or less that type of power sharing that is vertical. Okay, federalism, that is vertical. Okay, the two layers, the upper and lower, यानी central और state, like that federalism, जिसे हिंदी में संघवाद कहते हैं. So to understand the clear cut the federalism, there is need to understand about the unitary also. Okay, so there are two forms of government in the world: federalism, federal form of government, and the unitary form of government. यानी संघात्मक और एकात्मक. संघात्मक और एकात्मक. संघात्मक में संघीय सरकार और स्टेट सरकार भी होती है, यानी कि नीचे द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स गवर्नमेंट होती है. बट इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, नो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स गवर्नमेंट देयर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 2, फेडरलिज्म. Vertical division of power among different levels of government is one of the major forms of power sharing in modern democracy. Okay, in modern democracies ये power sharing का सबसे अच्छा form of government माना जाता है. That's why the most of the countries in the world opted the federal form of government. Okay, क्यों? अपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि कैसे वहाँ छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं, द बेल्जियम एंड द श्रीलंका. द श्रीलंका जस्ट यूनिटरी फॉर्म ऑफ एंड द बेल्जियम दैट इज द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, कैसे वहाँ बेल्जियम में सिविल वार नहीं होता है, एकोमोडेशन है ना, पीस है, बट देयर इज अ कन्फ्लिक्ट, देयर इज अ सिविल वार इन श्रीलंका due to unitary form of government. That's why the Tamil leaders always demanded the LTTE, Liberation Tigers Tamil Elam. Okay, so तुम्हें ये सेकेंड चैप्टर क्लियर समझने के लिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना होगा, है ना. और वो पढ़ने के बाद, वो समझने के बाद अगर ये चैप्टर तुम पढ़ोगे तो then you can easily internalize, then you can easily digest. Okay, federalism. The next is it is most commonly referred to as federalism. यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, that is commonly referred as फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरलिज्म. ओके, तो इस चैप्टर में हम फेडरेशन की चर्चा करेंगे कि व्हाट इज फेडरल. ओके, व्हाट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज फेडरलिज्म, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री एंड हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस. ओके, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड and under that the linguistic policy, center state relation. अभी इस साल जो 20 में जो एग्जाम हुआ है ना, तुम्हारे जो सीनियर बैच, उससे ये क्वेश्चन पूछा था ना, सेंटर स्टेट रिलेशंस. ओके, सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड द लास्टली दैट यू विल रीड इन दिस चैप्टर, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. यानी क्या है डिसेंट्रलाइजेशन? यानी पावर को डिसेंट्रलाइज, यानी जो बट till today whatever the power that was centralized, okay, into one place, there is a need to decentralize, there is a need to devolve. Okay, in that case there will be a peace, there will be a accommodation, no conflict. Okay, no conflict. तो सच आप छोटा से छोटा कंट्री आपने देखा जैसे बेल्जियम और श्रीलंका, बट नो कंट्री इज, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ
यूनिफॉर्मिटी हो, डाइवर्सिटी इज एवरीवेयर, डाइवर्सिटी इज एवरीवेयर, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो। हमारा देश भारत तो एक बहुत विशाल देश है ना, and it's a very much a large country, very much populous country, and very much a diverse country. So how to accommodate, okay, how to accommodate, so there is a problem. That's why our constitution maker opted the federalism. हालांकि the term federation in itself that is not used inside the Indian constitution, है ना, यानी फेडरेशन टर्म नहीं यूज किया गया है। क्या कहता है द आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज एन यूनियन ऑफ स्टेट्स, मोर और लेस आपका उसी सेंस में है, बट द लिटरल टर्म फेडरेशन दैट इज नॉट यूज इनसाइड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हम ये बता रहे थे कि व्हाट इज फेडरलिज्म। हाँ, पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म। अभी बताया आपको कि दो तरह की सरकारें हैं ये पूरे वर्ल्ड में। आज की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है पूरे वर्ल्ड में, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, द फेडरल फॉर्म एंड द यूनिटरी फॉर्म। ओके, both are democratic, either federal or unitary. The best example of the federal form of government in the world, that is USA, and the best example of the unity form of government, that is UK, okay, England, the Great Britain, you know. So let's start. So what is federalism? Come to the topic. What is federalism? Federalism is a system of government. Okay, what type of government this is? Federalism is a system of government in which the power is divided between never centralized, mind that. But in unitary, power centralized. But in federal, power devolved, power decentralized. That's why there is a accommodation, there is a peace. No, the power is divided between a central authority and the various constituent units of the country. यानी वो देश जिस constituent unit से बना होता है उनके बीच भी पावर का डिवीजन होता है कॉन्स्टिट्यूशनली। ओके, ये सेंटर का दया पात्र नहीं है कि सेंटर जब मन किया दिया और जब मन किया ले लिया, नॉट लाइक दैट। ओके, जैसे बेल्जियम के केस में पहले वो होता था, पावर सेंटर देता था और फिर ले लेता था, तो स्टेट्स क्या थे, सबऑर्डिनेट थे। ओके, लेकिन 93 में वहाँ जो अमेंडमेंट होता है ना, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा, तो अमेंडमेंट करके उसे क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनली पावर दिया गया, है ना। बोथ आर इंडिपेंडेंट, both of the form of government, either the constituent units government, that means the state government, or the central government, that have the clear cut power through according to the constitution. Okay, ये सेंटर का दया पात्र नहीं होता है ना, संविधान से दोनों को मिला हुआ है, चाहे इंडिया हो या फिर बेल्जियम हो। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा दिया गया है 97 लेजिस्लेटिव पावर्स, और स्टेट गवर्नमेंट को लेस 66 सब्जेक्ट, no, that is another matter. But whatever the power that is given to the state government, that is constitutional powers. No one can, ना, ये किसी के दया पर नहीं है कि सेंटर दिया ना, उसके बाउल में डाला ना, एज अ बेगर, हम ऐसे करके कटोरा लेकर के वहाँ सेंटर से भी नहीं मांग सकते हैं ना। दिस इज आर द constitutional right. This is the constitutional right of each of the constituent units in India as well as in Belgium. Okay, so in federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country, है ना। यानी सत्ता का विभाजन होता है केंद्र और राज्यों के मध्य, राज्यों के बीच। यूजुअली a federation has 2 levels of government. Okay, usually federation has 2 forms of government. One is the government for the entire country, that is usually responsible for a few subjects of common national interest. Okay, वो नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, एंड द अदर्स आर
the government at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administering of their state. Day-to-day, okay, रोजमर्रे से संबंधित जो लोकल स्थानीय जो सब्जेक्ट है that is given to the state government, and the subjects which related to the entire nation, the national subject, that subject given to the center through constitution. Okay, संविधान से मिला हुआ है ना दोनों को. And both these levels of government enjoy their power independent of the other. यानी स्वतंत्र रूप से उस सत्ता का उपभोग करता है, चाहे वो स्टेट सरकार हो या फिर सेंट्रल सरकार हो, है ना. ये नहीं है कि हम सेंट्रल सरकार के स्टेट सरकार पिछलग्गू होता है. नो, नेवर. ओके, इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दैट्स क्लियर. लेकिन बेल्जियम में देखते हैं, बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड go these powers to be the regional government. Regional government existed in Belgium even earlier. Okay, पहले से भी वहाँ था. Mind that. They had their roles and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विड्रॉ कर लिया जाता था, ले लिया जाता था. लेकिन भारत पहले की बात हम कर रहे हैं, बेल्जियम का, है ना, अमेंडमेंट के बात नहीं. That's why there was a need to amend in the Indian the constitution of Belgium. और वहाँ हुआ ना जो वहाँ जो अनरेस्ट था, तनाव था, हुआ ना बेल्जियम में, लेकिन वही अमेंड करके किया गया. The change that took place in 1993, I'm talking about Belgium. Okay, यानी 1993 में ये चेंज हुआ and was the regional government were given the constitutional powers. Okay, the powers that must be constitutional, whatever the power, that the power may be the less degree, okay, a very few of numbers, but that must be constitutional. Okay, must be constitutional. संविधान से होता है तब ना हम इंडिपेंडेंट होंगे. Like that, powers that were no longer dependent on the central government. ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होने की, निर्भर करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना. ये पावर आपको संविधान द्वारा प्रदत्त है ना, संविधान द्वारा दी जाती है. Thus Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. That's why. So before the 1993 the Belgium was just like a unity form of government. Okay, unity form of government. But after the amendment which was done in 1993, that became a federal form of government, है ना. तब वहाँ क्या है, accommodation हुआ, peace है, no civil war. Okay, but श्रीलंका देखो, but श्रीलंका continues to be for all particular purpose a unitary system where the national government has all the power. लेकिन ऐसा संशोधन या ऐसी तब्दीली श्रीलंका में नहीं हुआ, है ना. श्रीलंका यूनिटी फॉर्म ऑफ रहा, यानी एकात्मक शासन रहा. तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम. तो तमिल जो हमेशा वहाँ एलटीटी वाले हैं, वो हमेशा डिमांड करते हैं, हमेशा मांग करते रहे कि भाई हमारा भी देश फेडरल हो, लेकिन फेडरल वहाँ नहीं हुआ. दैट्स वाई देयर इज अ अनरेस्ट, देयर इज अ टेंशन. ओके, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट देयर. But there is accommodation, there is a peace, there is no civil war. Where? In Belgium. That's clear. Now, in this sense, to understand clear more and more about the federalism, okay, in this sense, federations are contrasted with unitary government. Okay, तो ये just contrast है, the federal form of government and the unitary form of government. Okay. Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central government. चाहे तो एक ही लेवल की वहाँ सरकार है, या फिर अगर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स है भी तो दे आर सबॉर्डिनेट, यानी उसके पास कंस्टिट्यूशनल राइट नहीं होता. दे आर सबॉर्डिनेट ऑफ होम, द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके,
ये यूनिटरी फॉर्म की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द provincial or the local government, but in a federal system the central government cannot order, mind that, okay. But in federal form of government the central government cannot order, okay, never cannot order the state government to do something, but to do what do not do, the such and such order never given by the central government where there is a federal form of government. That's clear. A state government has the powers of its own. State governments का अपना पावर होता है, अपनी सत्ता होती है जो संविधान द्वारा प्रदत्त होती है, mind that, okay, for which it is not answerable to the central government. That's why the state government not answerable to the central government. State government is answerable to the people. People elect, people form the state government, just like the people elect and the representative and form the central government. So that's why both of the government, as the central government as like the state government, both are answerable. Answerable means responsible means accountable, okay. Accountability की चर्चा आपने पढ़ा है पिछले क्लास में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, यानी क्लास 9th में आपने पढ़ा एक अकाउंटेबिलिटी, दैट इज द फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, ओके। द बोथ ऑफ द गवर्नमेंट, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, आर answerable towards the people, never accountable or responsible or answerable towards the central government. That's why. So such and such explanation which I given about the federalism, okay, and the federal form of government. I hope you this is clear. This is the clear about the federal form of government or unity form of government or whatever that I correlate with the Belgium or the Sri Lanka, that you have already read in the previous chapter, the power sharing in chapter 1. Okay, now we will discuss about the some of the key features, okay, the silent features about the federalism. क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या इसके key elements हैं, okay. First, there are 2 or more levels or tiers, okay, tiers of government. 2 या 2 से अधिक लेवल की सरकार इसमें होती है, किसमें, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. बट इन यूनिटरी देयर इज ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. बट यहाँ एटलीस्ट 2 एंड मे बी मोर, सच एज इंडिया में 3 लेवल की सरकार है, ओके. द टॉप लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट and below that the state government and the bottom level that is the local government, yani central government, state government and the local self government, such as the panchayati raj, the countryside in rural India, 3-tier system, and the for urban area the municipalities and the municipal corporation, the such and such local government. Okay, पढ़ेंगे हम आगे डिसेंट्रलाइजेशन की जब हम बात करेंगे, ठीक है. The second feature of federalism, that is the different types of government govern the same citizen, okay. Both of the government, central government as well as state government govern the same citizens are same, but there are 2 forms, 2 level of the government, okay. जैसे हम यहाँ तो बिहार सरकार है और फिर सेंट्रल सरकार, दोनों गवर्न करती है. तो सिटीजन, हम तो पीपल तो एक ही है ना, पीपल एक ही है, बट बोथ ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, बोथ ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न्स ओवर अस लाइक दैट. बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन. नहीं, और लेकिन दोनों लेवल की अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन होती है. जुरिस्डिक्शन दैट इज गिवन इन द राइट साइड, है ना, इन the bottom, right bottom, in the NCERT book, the page 15, page 15, what is jurisdiction? क्षेत्र, एरिया, यानी अपना अपना ये क्षेत्र दोनों का बटा हुआ है ना. कोई
दूसरे पे इंक्रोच नहीं कर सकता है। और ये इंक्रोचमेंट का क्लियर कट पिक्चर कैसे पता चलता है? संविधान से। संविधान में सुस्पष्ट लिखा गया है, क्लियर लिख दिया गया है, ये मेरा वो तुम्हारा, लाइक दैट, दिस ना। तो दिस इज द क्लियर कट जुरिस्डिक्शन दैट इज मेंशन्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई विवाद का प्रश्न ही नहीं है ना। इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो लेजिस्लेशन की बात हो, लॉ मेकिंग की बात हो, टैक्सेशन है ना, टैक्स लगाने की बात हो, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रशासन की बात हो, तो क्लियर कट जुरिस्डिक्शन है both of the level of the government, either the central government or the state government. So this is the such and such feature of the federalism, that is the second feature. Now the third feature, the jurisdiction of the respective levels or tiers of the government are specified in the constitution. Specified. So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed, है ना, constitutionally guaranteed, कोई contradiction नहीं है ना, कोई तू मैं नहीं ना, संविधान द्वारा वो क्या है, गारंटेड है ना, सुस्पष्ट है, क्लियर है ना। द नेक्स्ट फीचर दैट इज द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द constitution cannot be unilaterally. Mind that, it is a very much important to understand that. The fourth feature which I am going to deal that, this is the very much important feature of the federal form of government. Okay, what that is? This is the fundamental provision of the constitution. Mind that. No, any provision can be changed, no, but the fundamental provision of the constitution. Okay, ना, the मूल चीज, संविधान का जो मूल चीज है, cannot be unilaterally changed by one level of government. वो एक तरफा तब्दील नहीं किया जा सकता, यानी एक तरफा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, है ना। Unilaterally such changes require the consent of both the levels of the government. यानी जो बेसिक चीज है हमारे संविधान का, जो फंडामेंटल चीज है, अगर उसमें अगर चेंज करना आवश्यक लगता है तो यूनिलैटरली नहीं कर सकता, यानी ना कि अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ना स्टेट गवर्नमेंट, यानी वो दोनों के कंसेंट से तब हम फंडामेंटल जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें तब्दीली लाई जा सकती है, उसमें चेंज लाई जा सकती है, never unilaterally. Okay, the fundamental concept of the constitution that cannot be unilaterally changed. There is a need to consent of both of the levels of the government. Okay, the next feature is courts have the powers to interpret the constitution. Courts have the power, judiciary ना, इसलिए हमारे इंडिया में जुडिशरी को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, that have the power and the powers of the different levels of the government. The highest court act as an umpire if disputes arises between different levels of the government in the exercise of their respective powers. अगर कोई disputes create होता है, कोई issue create होता है between the central government and the state government, then तब इस केस को कौन सॉल्यूशन करेगा? सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट. ओके, इस डिस्प्यूट्स को दैट इज टैकल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ओके, बाय द सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट फीचर दैट इज द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनोमी. दोनों का फाइनेंशियल ऑटोनोमस है, स्वायत्तता है ना, आजाद है ना वित्तीय रूप से. एंड द नेक्स्ट और द सेवेंथ फीचर ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज द फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव. तो इसके ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या क्या? टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री. देश की एकता को भी तो बनाए रखना है ना, यूनिटी एंड प्रोमोट, while at the same time accommodate regional diversity. तो देश को हाउ टू इंटीग्रेट
ना, हमारा देश कैसे एक रहे ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और उसको प्रमोट भी करना है, यूनिटी को मेंटेन भी करना है, उसको प्रमोट भी करना है, बट डाइवर्सिटी को नेग्लेक्ट कभी नहीं करना है, डाइवर्सिटी को भी वाइल एट द सेम टाइम accommodate regional diversity. So India is a very much diverse country on the different bases, religion, caste, class, like that, language, culture, बोली, भाषा, खान पान वगैरह वगैरह ना. तो so much diverse country. Our country is very much large country and a diverse country, but there is a need to accommodate, okay, to maintain the accommodation among the diverse population. There is also a motto of our constitution maker. That's why ना ऐसा किया गया कि देश की एकता भी बनी रहे, देश का इंटीग्रेशन भी रहे, है ना, हम लोग एक साथ जुड़े हुए भी रहें, लेकिन डाइवर्सिटी को नेग्लेक्ट कभी न करें, कतई उसको अलग थलग ये नहीं हो कि वो मार्जिन में एलियनेशन फील हो, आइसोलेशन फील हो, है ना, किसी को भी. ये दोनों बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर साथ साथ में लेकर के चले हैं. Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of the federalism. Government at different levels should agree to some rules of power sharing. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. यानी mutual, there is need to mutual trust, पारस्परिक ट्रस्टिंग ना, एक दूसरे पे हम म्यूचुअल ट्रस्ट करें, है ना. लेकिन क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई दूसरी पार्टी की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट में दूसरी पार्टी की सरकार है. जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आते जाएगी, तो थोड़ा दूसरे तरह का पॉलिटिक्स होने लगता है ना, लाइक दैट. अब आगे जो हम देखेंगे उसमें हम कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर की बात करेंगे. यानी देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द फेडरेशन, ओके. यानी जो पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सा देश है और वहाँ किस तरह से फेडरेशन का फॉर्मेशन है, तो उसको हम ये हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने दो टाइप्स बताया है. एक को कमिंग टुगेदर बोलते हैं और दूसरे को होल्डिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर में यूएसए दैट इज द बेस्ट एग्जांपल, एंड होल्डिंग टुगेदर आवर कंट्री इंडिया. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द two forms of the power sharing, okay. The exact balance of power between the central and the state government varies from the federation to another. यानी एक फेडरेशन से दूसरे में ये भिन्न भिन्न होता है पूरे विश्व में. This balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. उसका अपना historical context है, in which of the situation, in which of the historical perspective that was formed, either the USA or the India. USA. I just said earlier the best example of federation that is the USA, and we opted this concept federation from USA, parliamentary form from UK, like that. तो such and such things which was जो अच्छा था, our constitution maker study that the whole constitution in the world, जो अच्छा लगा that is taken from there ना. is That's why there are two kinds of routes through which federation have been formed. यानी दो रूट हैं, दो रूट से ये जा करके दो तरह के फॉर्मेशन का फेडरेशन का फॉर्मेशन होता है पूरे वर्ल्ड में. The first route involves independent states coming together. Mind that, क्या कर रहा है? The first route involves independent states. ना, independent states coming together on their own to form a bigger unit. Okay, so that by pulling sovereignty and retaining identity, ना, retaining identity, they can increase their security. This type of coming together federation include, this is called the coming together federation. This is called the coming together. इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या है. यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. तो देयर इज अ नीड टू लर्न दैट, ओके. यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, these countries lies under the coming together
federation. In this first category of federation, all the constituent states usually have equal power. All the constituent units, ना वो different unit मिल करके एक एज ए होल बना, लेकिन जो भी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, है ना, जो भी उसकी इकाई है, वो सारी इकाई क्या है, इक्वल स्टेटस है. माइंड दैट इक्वल स्टेटस है. एंड equal status usually have equal power and are strong vis-a-vis the federal government, है ना. यानी जितना वो फेडरल गवर्नमेंट है पावरफुल, उतना ही उसके कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स भी है. लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में देखोगे तो ऐसा नहीं है ना. कॉन्स्टिट्यूशन से जरूर बना है, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर स्टेट गवर्नमेंट को जरूर मिला है. हम आगे देखेंगे, है ना. जैसे आपको पिछले क्लास 9th क्लास में भी पढ़ाया है ना, कि क्या कि देयर आर 3 लिस्ट, द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट कंटेनिंग 97 सब्जेक्ट, है ना. आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव पावर्स. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द legislate laws that have the 97 subject, whereas the state have only the 66 subject. And the third type of legislative power, that is known as the state list, that contains how many subjects, 47. So many times I told that. So 47, and both have the power to make laws, central as well as the state. Or in case of conflict, then the central law prevails, ना. अगर कंट्राडिक्शन है, दोनों में अंतर अगर होता है, तो जो सेंटर कहेगा वही होगा. तो 97 + 47 ना जोड़ लो, कितना हुआ. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पावर संविधान देता है, और स्टेट गवर्नमेंट ओनली है द 66 सब्जेक्ट. लेकिन जो भी मिला, 66 भी मिला, या फिर लोकल लेवल का मिला, या स्थानीय लेवल का मिला, डे टू डे लेवल का सब्जेक्ट लेजिस्लेशन का मिला, दैट इज अनदर मैटर. बट द सेंट्रल को ज्यादा पावर दिया गया ना, कि देश को एकता को बचाए रखा जाए, देश की एकता को, यूनिटी को प्रमोट किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, टू मेंटेन द इंटीग्रेशन, है ना. नहीं तो फिर देश टूटेगा तो कहाँ का रहोगे, एक अलग बात है ना. तो लाइक दैट, तो यहाँ चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर कंस्टिट्यूएंट यूनिट यानी स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों की पावर समान होती है. दिस इज द फीचर ऑफ द कमिंग टुगेदर फेडरेशन. किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं, बट जस्ट एडवर्स इन केस ऑफ होल्डिंग टुगेदर. ये क्या होता है, पावर कम और ज्यादा होता है. अभी बताया, जैसे हमारा देश किस तरह का फेडरेशन का एग्जाम्पल है, होल्डिंग टुगेदर. और हम स्टेट गवर्नमेंट को कम पावर संविधान देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा देता है. क्यों देता है ये भी बताया, है ना. लाइक दैट, द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द constituent states and the national government. ओके, फिर से देख लो. द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स, ओके, टू डिवाइड इट्स पावर between the constituent states and the national government. India, Spain and Belgium are example of this kind of federation, and this type of federation that is called the holding together federation. ना, इसको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं. इसमें इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, है ना, मसलन. तो ये तीन जो देश का एग्जाम्पल दिया गया है, ये किस तरह का फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर. उधर 3 देश का एग्जाम्पल दिया गया है, वो किसका है एग्जाम्पल, कमिंग टुगेदर. दोनों में क्या अंतर है, तो उसमें देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, कमिंग टुगेदर में किसी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को कम, यानी स्टेट गवर्नमेंट को बराबर इक्वल स्टेटस है, कोई अंतर नहीं है. लेकिन यहाँ होल्डिंग टुगेदर में अंतर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा, स्टेट गवर्नमेंट को भी सभी कम. लाइक दैट, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावर. सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल, माइंड दैट, vis-a-vis द स्टेट्स ना. स्टेट से वो ज्यादा पावरफुल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट. कहाँ, होल्डिंग टुगेदर में, है ना, जिसका
उदाहरण है हमारा देश, है ना, भारत, भारत, और कौन कौन, स्पेन और बेल्जियम, ठीक है। Very often little constituent units of the federation have the unequal powers. Some units are granted special powers. Such and such explanation that I deal today. And the next, what makes India a federal country? ना, क्या ऐसा है जो हमारा देश को फेडरल बनाता है? That we will discuss later. Okay, thank you.